नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आज सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। अभी हम आपसे बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ये सीरीज मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और वीकली मैगजीन का भी एनालिसिस करूँगा और डेली एनालिसिस भी करूँगा करंट अफेयर्स का। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, WEP और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, 4-5 जो मुख्य न्यूज़पेपर हैं जो कि मुख्यतः कई सारे एग्जामिनेशन में जिनसे सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, उन सारे न्यूज़पेपर के मेन जो आर्टिकल्स होंगे, स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन और बिजनेस सेक्शन, उन पे हम पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आज हम पहले लेक्चर में शुरू करते हैं 2 अगस्त में जो भी आर्टिकल रहे न्यूज़ में। तो आज 2 अगस्त 2022 है। यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑल द वे अप, जो प्रतिनिधित्व है सबसे ऊपर, ऐसा करके हेडलाइन थी, जो कि वुमेन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे जिसका मेन फोकस था, इस पे इसने बात करी थी। तो रिसेंटली अभी एक इवेंट हुआ, इवेंट का एक बहुत बड़ा इवेंट है भारत देश का और इवन एशिया के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी अभी प्रेसिडेंट चुनी गई, एक आदिवासी महिला है। ये एक बहुत ही वैसे तबके से आती हैं जहाँ पे पढ़ना भी एक तरीके से आप कह सकते हैं असंभव होता है। वहाँ से निकलकर एक महिला जब प्रेसिडेंट बनी, 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी, तो ये सारे मुद्दे उछले। बोला गया कि अब बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है एक रिफॉर्म लाने की लोकल लेवल पे, और उनसे ये चीज़ उम्मीद भी रखी जा रही है कि वो लोकल लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें बहुत हद तक रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बहुत हद तक गवर्नर और प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं बेसिकली, वहाँ के लोगों का गवर्नमेंट में जो रोल है अभी भी बहुत कम है। इसको जो हवा मिली वो 73वें और 74वें संशोधन से मिली, जो कि लाया गया था 1991 में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ग्राम पंचायत पे बात करता था और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो म्युनिसिपैलिटीज पे बात करता है, मतलब नगर पंचायत और नगर पालिका पे बात करता है। और ये 73वां जो है ये केवल ग्राम पंचायत पे बात करता है। ये क्यों किया गया था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सेंट्रल के हाथ में जो पूरी पावर है, जो केंद्र है इसके हाथ में पूरी पावर है, ये पावर धीरे धीरे पूरे स्टेट में, और स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से लेकर गांव, ब्लॉक, तहसील में, फिर ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद फिर ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत के बाद गांव में पूरी सबको बराबर पावर दी जाए, जिससे अपने अपने लेवल पे लोग काम कर सकें। ये फॉर्मूला निकल के आया 73वें और 74वें संशोधन के बाद, जिसको बोला गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम संवैधानिक रिफॉर्म की बात करें जो कि महिलाओं के लिए करे गए इसके बाद या इससे पहले या इसके चलते, उन पे भी एक नजर डालते हैं। इस आर्टिकल में उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो इस अमेंडमेंट के बाद महिलाओं के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, जब से ये कानून आया, 73वां और 74वां संशोधन जब से हुआ, तो इसके बाद से क्या बोला गया कि वुमेन जो है उनकी भी स्टेटस, उनकी जो स्थिति है उसको भी, उसके सुधार पे भी बात करी जानी चाहिए, जिसके चलते इंटरसेक्शनल रिजर्वेशन की बात करी गई कि एक ऐसा सेक्शन, वुमेन को एक अलग सेक्शन की तरीके से देखा गया। पहले जो रिजर्वेशन की बात थी वो सिर्फ पिछड़े तबके के लिए थी, जो पिछड़ा था, SC ST OBC, इन सब लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पे वुमेन को एक अलग सेक्शन के तरीके से ट्रीट किया गया, जिसमें SC वुमेन, ST वुमेन और OBC वुमेन को रखा गया। इलेक्टेड काउंसिल ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, जो ग्राम पंचायत हैं या फिर जो नगर पालिका हैं, इनमें रिजर्वेशन की बात करी गई। उन महिलाओं की जो SC तबके से आती हैं, या तो ST तबके से आती हैं, या तो OBC तबके से आती हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और बोला गया अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स हैज टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 मतलब 33%, 1/3, 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए इन स्टेट्स में, सॉरी इन इलेक्शंस में। स्पेशली किन इलेक्शन में? म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के जो इलेक्शन होंगे, जो निचले तबके के इलेक्शन होते हैं, प्रधान वाले, या उसे क्या बोलते हैं, BDC हो गया, प्रधान हो गया, ग्राम पंचायत सदस्य हो गया, तथा नगर पालिका सदस्य और पार्षद हो गए, इन इलेक्शन में रिजर्वेशन की बात करी गई। पार्लियामेंट में ये बात अब भी नहीं करी गई है, हालांकि बहुत पहले से महिलाएं इस बात को लेकर आवाज उठा रही हैं कि पार्लियामेंट में 1/3 सीटें रिजर्व करी जानी चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कानून बनाने वाले वहां सारे पुरुष बैठे हुए हैं। और दुर्भाग्यवश
एनसीआरबी का डेटा ये भी कहता है कि उसमें बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जिनके ऊपर खुद संगीन अपराध हैं, किसी महिला को लेकर रेप के चार्जेस हैं, असॉल्ट के चार्जेस हैं, वो कानून बना रहे हैं रेप से कैसे बचा जाए। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पे मैं उम्मीद करता हूं आगे कोई ना कोई कानून जरूर आएगा जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में। अभी हम आर्टिकल पे आते हैं, तो रिजर्वेशन दिया गया 33%, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि और आगे बढ़ चढ़ कर निकल कर आए, जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इन्होंने बोला कि हम 33% नहीं, सीधे 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, और ओबीसी रिजर्वेशन की भी बात करी गई इन दो प्रदेशों के द्वारा म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के इलेक्शनों में। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है एक तरीके से ब्रॉड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, तो व्यवस्था जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि 30 साल हो चुके हैं लगभग इस रिफॉर्म को आए हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी ये इतनी पावरफुल यूनिट नहीं बनी है सेल्फ गवर्नमेंट की, क्योंकि कोई क्लियर कट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है इनके पास कि ये अपना फंड कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये हमेशा दूसरे के सहारे रहते हैं। जैसे प्रधान है, प्रधान कोई गांव का बजट लॉन्च नहीं करता, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट के भरोसे रहता है कि वो जिस हिसाब से पंचायत को बजट देंगी उस हिसाब से उसको काम करवाना पड़ेगा। उसी तरीके से रिजर्वेशन का एक्सपेंशन जो है सोशल जो है मतलब सोशल बेसिस पे इग्नोर किया गया, कास्ट बेसिस पे बढ़ाया गया, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। और जुडिशरी जो है वो भी बहुत हद तक कह सकते हैं ये रिजर्वेशन के मामले में जो ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उन रिजर्वेशन को लेकर जुडिशरी भी कहीं ना कहीं चुप रही, उसने भी ध्यान नहीं दिया कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, किसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। जब ऑलरेडी संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, तब आप निचले लेवल पे जो इलेक्शन हो रहा है वहां रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? वहां सारी सीटें जनरल होनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज पे जुडिशरी एकदम शांत रही। और एक पति का इशू है, जो पति का इशू, ये इंग्लिश में हस्बैंड लिखना चाहिए था, पति लिख दिया मैंने। पति का इशू ये कहता है कि जो वुमेन है जो कि स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन जीत कर आती हैं, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है एक तरीके से प्रॉक्सी का काम करती हैं अपने हस्बैंड के लिए। मतलब नाम के लिए तो वो प्रधान है, लेकिन प्रधानी उनके पति कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आता है। अगर हम कंक्लूजन पे आए तो डेटा कहता है, कई सारी रिसर्च ऐसा कहती हैं, एक एम्पिरिकल स्टडी ऐसी हुई जो बोलती है कि वुमेन लीड पंचायत जो हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पब्लिक गुड्स को प्रायोरिटी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं के हाथ में जहाँ पे सरकार होती है वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या अभी भी जुडिशरी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि इनके ऊपर एक न्यायपालिका बैठी होती है ये देखने के लिए कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू के लिए न्यायपालिका होती है। वहाँ पे अगर हम महिलाओं की संख्या देखें तो अभी जो एज पर द गवर्नमेंट डेटा केवल 4 महिलाएं जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और 96 महिलाएं जज हैं हाई कोर्ट में। इतनी बुरी स्थिति चल रही। सुप्रीम कोर्ट में तो देखें तो अभी सिर्फ 4 फीमेल ऐसी हैं जो कि जज हैं, बाकी है ही नहीं। इवन उन पे आरोप भी लगते रहते हैं महिलाओं पे, कभी कभी उनके साथ भी छेड़छाड़ हो जाती है। ऐसा कई बार कई सारे चीफ जस्टिस पे भी एक चीफ जस्टिस पे थे, उन पे भी आरोप लगा था महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का। तो ऐसे वहाँ पे भी सेफ माहौल नहीं हो पा रहा है महिलाओं के लिए जैसा होना चाहिए। तो ये आर्टिकल यही था कि यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है कि वुमेन का जो है गवर्नेंस का स्टाइल जो है वो थोड़ा मेल से बेटर है, आप ये कह सकते हैं। और कैसे इन चीज़ों को, महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो महिलाओं का रोल है उसको कैसे बढ़ाकर लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से है। ये बात कर रहा है, केरला ने भी अपोज करा है, विरोध कर दिया है एमएमडीआर एक्ट का। एमएमडीआर एक्ट क्या है? एमएमडीआर एक्ट है मिनरल्स एंड माइन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी कुछ मिनरल्स के बारे में छानबीन करना चाहती है, खोज करना चाहती है। तो केरला गवर्नमेंट ने बोला ये राज्य के अधिकारों के बिल्कुल अगेंस्ट है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं कोल के, उनसे मिलकर केरला के मिनिस्टर ने बोला कि ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल क्या करता है, ऑक्शन करना चाहता है, नीलामी करना चाहता है कुछ एटॉमिक मिनरल्स की जो कि लिस्ट में हैं। और जो एंट्री लिस्ट 23 है
एंड लिस्ट सेकेंड ऑफ आर्टिकल 246 क्लॉज 3 ये साफ साफ कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही ओनर होगी माइन की और मिनरल्स की जो कि उसकी टेरिटरी में लोकेटेड होंगे। अंडर एंट्री 23 ऑफ द लिस्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 246 क्लॉज 3 स्टेट असेंबली कैन मेक लॉ ऑन सच मिनरल्स। ये आर्टिकल 246 क्लॉज 3 के तहत राज्य सरकार को, विधान सभा को, स्टेट असेंबली जिसे बोलते हैं, उसको पूरा अधिकार है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी में अगर कोई भी माइन आती है तो उसमें रिलेटेड जितने भी मिनरल्स वगैरह होंगे उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका होगा? वो अधिकार होगा राज्य का, उस कंसर्न राज्य का। और आर्टिकल 246 क्लॉज 3 ये भी कहता है कि जो ये मिनरल है ये एक तरीके से स्टेट लिस्ट में आता है। जो 3 लिस्ट होती हैं हमारी 7 शेड्यूल में आती हैं, सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कनकरेंट लिस्ट होती है। जो सेंट्रल लिस्ट होती है इस पे केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे राज्य कानून बनाता है, और जो कनकरेंट लिस्ट होती है इस पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही लिस्ट पे कानून बनाते हैं, एक ही टॉपिक पे कानून बनाते हैं जो कनकरेंट लिस्ट में है, तो मान्य किसका हो? मान्य केंद्र का होगा। पार्लियामेंट का कानून उस टाइम पे मान्य होगा अगर दोनों मिलकर एक साथ कानून बनाते हैं तो। लेकिन यहां मैटर कंकरेंट लिस्ट का नहीं है, यहां मैटर है स्टेट लिस्ट का, जो कि पूरी तरीके से राज्य का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि इससे बहुत सारा आगे चल के फायदा होने वाला है, तो राज्य को इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोनाजाइट करके एक मिनरल है, बेसिकली सारा मैटर जो है इसी का है। ये एक बहुत ज़्यादा रेयर कंटेंट है। लैथिनम, सेरिमियम और सेरोडेनिमियम, न्यूडाइनमियम, इनका एक रेयर कंटेंट है। और इसमें थोरियम भी होता है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस होता है। इसको भी रिवाइज किया गया था 2006 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत। और it is a rare phosphate mineral that usually occurs in a small isolated grain in igneous and metamorphic rock such as granite, pegmite and schist and genesis। ये जो है इतना रेयर एक तरीके से फॉस्फेट मिनरल है जो कि इग्नियस रॉक में या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। ज्योग्राफी वाले लेक्चर में मैं दोनों रॉक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, रेयर मिनरल है। वेदरिंग में इसका बहुत मेन रोल होता है और थोरियम के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तथा जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको लेकर रस्साकसी चल रही है केरला गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। अगर हम नजर डालें मोर्जाइट सबसे ज्यादा पाया कहां जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम उसका देखें तो हिमालय पे है और इधर ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, जो ये वाली रेंज है इधर पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में भी साउथ वाली रेंज में ही बेसिकली पाया जाता है। ये केरला कोस्ट है जो जहां पे अभी पंगा चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को लेकर। तो ये जो है हमारा गवर्नेंस में जो GS2 है, GS2 के गवर्नेंस वाले पोर्शन से या फेडरेशन वाले पोर्शन जो है वहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे फेडरेशन जो है वो वीक पड़ जाता है कभी कभी जब सेंट्रल ऐसे कुछ लॉ पास कर देता है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है PIB का है, वो है ड्रोन के रूल को लेकर। जो ड्रोन है उससे रिलेटेड जो कानून है उससे रिलेटेड है। प्राइवेट प्लेयर जो हैं बहुत सारे वो अब ड्रोन का यूज़ करने लगे हैं। ड्रोन रूल्स 2021 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी ड्रोन को यूटिलाइज़ किया है वैक्सीन डिलीवरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और एग्रीकल्चर पे कुछ स्प्रे करने के लिए। और प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो अब मार्केट में आ गए हैं ड्रोन बेचने के लिए। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने बोला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत प्राइवेट प्लेयर्स का ड्रोन में 20% से बढ़कर अब 25% का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। 12 मैन्युफैक्चर हैं ड्रोन के और 11 मैन्युफैक्चर हैं ड्रोन कंपोनेंट के, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय हमारे इंडिया। लेकिन इसको रेगुलेट करने की बात करी गई है कि हर कोई ड्रोन नहीं रख सकेगा। 2021 का रूल ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ड्रोन को रखने के लिए। आधार कार्ड होना जरूरी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और जो एयर स्पेसेस को सेग्रीगेशन करने का काम किया गया है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग जोन में डिवाइड करने का काम किया गया है। रेड जोन हो गया, येलो जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया, जो कि बेसिकली डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, ये अवेलेबल करे गए हैं। और जो ग्रीन जोन है उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रेड जोन या येलो जोन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत है। जो ग्रीन जोन है उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि अप्रूवल की सेंट्रल गवर्नमेंट से।
स्टेट और यूटीज़ को भी एम्पावर किया गया है कि वो जो नैनो ड्रोन्स हैं उनके सर्टिफिकेशन को छोड़कर नैनो ड्रोन के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरे जो ड्रोन हैं उससे बड़े ड्रोन, नैनो ड्रोन मतलब जो 250 ग्राम तक का ड्रोन होगा, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भार का कोई ड्रोन है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपको एक सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, तभी आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के बाद ही आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। ड्रोन का जो रूल 17 है वो ये कहता है कि इसमें आपको फ़ी कितनी देनी होगी, कितनी आपको परमिशन मिलेगी, और अगर आप इसका हनन करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, आपको पनिश भी किया जा सकता है। और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऑथराइजेशन ऑफ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी एक समय लिमिट में, जिससे कि आप ड्रोन उड़ा सकें। और अगर हम इसका बेसिकली फोकस एरिया देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया जो है वो एग्रीकल्चर एरिया है। खेती किसानी में ड्रोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। वेदर ग्लिचेस को प्रिपेयर करने के लिए, क्रॉप पे कुछ स्प्रे करने के लिए, जियो फेंसिंग के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ, प्लांटेशन, सॉइल फील्ड एनालिसिस, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, चेक क्रॉप हेल्थ, अवॉइड केमिकल ओवर यूज़। जैसे इसमें अगर कोई केमिकल का छिड़काव करना है तो इसमें फिक्स कर दिया गया कि इतने ग्राम ही या इतने ml ही स्प्रे करना है, और आप ड्रोन की एक पर्टिकुलर आपने स्पीड फिक्स कर दी, एक रेडियस फिक्स कर दिया, तो उतनी दूर में वो चल के छिड़क देगा उस केमिकल को, जिससे क्या होगा, ओवर यूज़ नहीं होगा केमिकल का। कई बार क्या होता है, हम हाथ से अगर या हाथ वाले स्प्रे से दवाइयाँ छिड़कते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, तो पौधे सूख जाते हैं कई बार। तो ड्रोन से क्या होगा, ये सारी शिकायतें नहीं आएंगी। तो ये सारे यूज़ हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में ड्रोन के। अब हम थोड़े प्रीलिम्स फैक्ट पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले है DLSA, डालसा। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जैसे नालसा है नेशनल लेवल पे, या फिर SL सालसा है स्टेट लेवल पे, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा बोलते हैं इसको। ये इसका फर्स्ट सेशन जो अभी था वो किसने किया, PM मोदी जी ने एड्रेस किया इसको, इसीलिए न्यूज़ में है। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली फ्री लीगल एड देना और लोक अदालत को या लीगल लिटरेसी को ऑर्गेनाइज़ करना गरीबों के लिए। इसका बेसिकली काम यही होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत किया गया था। अगला है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो फेस्टिवल हैं, इंडियन फेस्टिवल हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको ऑर्गेनाइज़ करवाएगी। एक एग्जीबिशन टाइप लगाएगी जिसमें फोक आर्ट, कल्चरल इवेंट से सब एग्जीबिशन, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, फूड, लिटरेसी फेस्ट, फिल्म फेस्ट, योगा, ये सारा दिखाया जाएगा। ये वर्ल्ड वाइड किया जाएगा, जिससे कि पूरा विश्व इंडिया के इतिहास के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में जाने। बहुत अच्छी स्कीम है वैसे। तो ये था 2 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे डेली करंट अफेयर्स के। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।